एवरीवन, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम जैसे कि आपका जो क्लास 9 वालों का है, अगला पेपर एसएसटी का है, तो केवल जो आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वही हम देखेंगे। इनके आंसर्स आप तैयार करो। यही क्वेश्चन जनरली हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और रही बात एमसीक्यू, तो उसके लिए तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। 3 चैप्टर ज्योग्राफी में आ रहा है आपका, 2 सिविक्स में आ रहा है और 2 हिस्ट्री में आ रहा है, और 2 ही चैप्टर जो है आपका किस में आ रहा है, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हर चैप्टर के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। अब जियो के अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये जो चैप्टर है आपका एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही डिटेल में, मतलब बहुत छोटे छोटे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे इंडिया का लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, इसके अलावा कंट्रीज़ के बारे में है। तो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार ठीक से पढ़ लेना। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें क्या क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेंशन द कंट्री दैट आर बिगर देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, ठीक है। यानी उन सारे कंट्रीज़ के नाम लिखो, देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंशन द इंडियन स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, यानी कि उन भारत के उन राज्यों के नाम लिखो जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जो तट रेखा है वो उसकी लंबाई क्या है और उसके 2 लाभ लिखने हैं, ठीक है। यानी 2 बेनिफिट्स लिखने हैं। यानी हाउ लॉन्ग इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ इट, ये लिखना होगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर इन द सनराइज इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उदय होता है उसमें 2 घंटे का अंतर क्यों है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाई डज इंडिया नीड द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंशन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ऑल्सो मेंशन देयर डायरेक्शन ऑफ लोकेशन फ्रॉम इंडिया। ये मैप के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वैसे आप एक बार देख लेना, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो ये वाला बनता है कि सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई, यानी कि हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय स्थिति का इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है, हमें ये लिखना है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इनको अच्छे से तैयार करो आप। लॉन्ग क्वेश्चन में यही आपको देखने को मिलेंगे। हम सेकेंड चैप्टर में देखें, जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है आपका, यानी भौतिक स्वरूप आप भारत का, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है इसमें, जितने भी फिजिकल डिवीजन है, चाहे वो हिमालय हो, नॉर्दर्न प्लेन हो आपका, मरुस्थल हो, डेजर्ट एरिया हो, ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू हो, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार हो, सबके आपको जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो आपको 4 पॉइंट याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डिफरेंस बनते हैं इस चैप्टर में, जैसे कि आपका एक डिफरेंस बनता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में अंतर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगभग आता है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंस है आपका ईस्टर्न कोस्ट, जो आपका डिफरेंस है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच का अंतर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आपका बनता है हिमालय का इंपॉर्टेंस, यानी कि द हिमालय इज अ बून फॉर इंडिया, एक्सप्लेन करना है आपको, यानी कि हिमालय जो है वो भारत के लिए किस तरह से एक वरदान है, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ, जितने भी फिजिकल डिवीजन्स हैं 5, उनके बारे में आपको 4 पॉइंट याद करना है, ठीक है। इसके अलावा 2 डिफरेंस आपके इस चैप्टर में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में अंतर। इसके अलावा दूसरा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में अंतर, यानी कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच में अंतर, ये आपको याद करना है। और भारत के लिए हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह भारत मतलब किस तरह से जो हिमालय है वो भारत के लिए एक वरदान है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये आपका सेकंड चैप्टर का हो गया, ठीक है। अब अगर हम अगला है हमारा ड्रेनेज यानी अफवाह, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसमें जो आपको पढ़ना है, जितनी भी रिवर्स हैं आपके, ठीक है, चाहे वो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हो, चाहे आपकी वो हिमालय की नदियां हैं, सभी नदियों के बारे में आपको डिटेल से याद करना है। क्या क्या याद करना है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, वो कहाँ जाके एंड होता है। इसके अलावा उनकी जो सब्सिडरी रिवर्स हैं, यानी जो सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से वो आकार बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में अंतर आपको याद करना है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पेनिसुलर रिवर एंड हिमालय रिवर, ठीक है। इसके अलावा देखो, रिवर तो मैंने आपको बता दी, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा झीलों का क्या इंपॉर्टेंस है, लेक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, यानी कि नदियों का आर्थिक महत्व क्या है, 3 पॉइंट ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इंडियन रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड बाय अर्बनाइजेशन, ठीक है, यानी कि किस तरह से जो है शहरीकरण की वजह से भारतीय नदियां जो है वो प्रदूषित हो रही हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, ठीक है। और बस यही क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या और क्यों, ये आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है वो 4-5 ही बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका जो बनता है, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं, यानी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और इसके फीचर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक शासन के बीच में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपको याद करना है आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। और अगला जो क्वेश्चन आपका है, लिस्ट एनी
5 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और सपोर्ट में आपको आर्ग्यूमेंट्स याद होने चाहिए, यानी कि आपको पक्ष में और विपक्ष में दोनों में तर्क आपको याद होने चाहिए, कम से कम 4-4, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ के नाम आए हैं इस चैप्टर में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे मैक्सिको हो, उन सभी कंट्रीज़ में आप एक पेज पे उनकी कंट्रियों के नाम और उसके सामने वहाँ पे किस तरह का रूल था वो लिखोगे, और वहाँ अगर कोई पॉपुलर पार्टी थी तो उसके बारे में आप मतलब उसके सामने लिखोगी, ताकि अगर MCQ आए तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। है आपका अगला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, यानी संविधान निर्माण, ठीक है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ के हिसाब से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें क्या क्या करके जाना है। सबसे पहले रंग भेद अपार्थाइड क्या था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कहानी को आप एक बार ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का महत्व क्या है, कार्य क्या है, ये आपको याद करना है। ये जितने भी टर्म हैं आपके सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, जस्टिस, इन सब का डेफिनेशन आप देख लेना, क्योंकि MCQ में आ सकता है। इसके अलावा वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें संविधान की जरूरत क्यों है, तो जो आपने यहाँ पे फंक्शन करा है ना वही अगर आप यहाँ लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, यानी संविधान संशोधन क्या है, आपको ये याद करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जितने भी पर्सन्स जिनके नाम आपको बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप देख लेना, कौन जो था मेंबर था, कौन चेयरमैन था, ये सब आप एक बार ठीक से देख लेना। इसके अलावा जो पर्पस ऑफ प्रीमेम्बल है, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो उद्देश्य हैं, ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी भी जो प्राइवेट स्कूल्स के जो एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर पालमपुर वाले चैप्टर में देखें तो पालमपुर के जो लोग थे उनकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या क्या थी, आप एक बार ठीक से देख लेना, यानी कि पालमपुर लोगों की गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या थी, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी लीड टू डेवलपमेंट ऑफ पालमपुर विलेज, यानी कि किस तरह से बिजली ने जो है वो पालमपुर का विकास करा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पालमपुर में फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में अभी मैंने आपको बताया है कि कृषि और गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी थी, ये आपको याद करना है, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग के फ़ायदे लिखने हैं, यानी कि आधुनिक कृषि के क्या लाभ हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के दोनों पॉइंट्स पढ़ लेना, क्या फ़ायदा हुआ इसका और क्या नुकसान हुआ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग इन पालमपुर आप एक बार पढ़ लेना। अब पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग के अगर हम क्वेश्चन देखें, वाई डू एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व आपको लिखना है। हाउ हैव द पीपल ऑफ जापान डेवलप देयर कंट्री, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वैसे जस्ट। इसके अलावा 3 इम्पैक्ट्स, सर्व शिक्षा अभियान के 3 प्रभाव लिखने हैं आपको। हाउ अ हेल्थ एम्प्लॉय इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हेल्दी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो स्वस्थ कर्मचारी हैं, वो किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो चाहे मौसमी हो, छिपी हुई हो, परछन हो, इन सबको आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ का इम्पैक्ट, हेल्थ का और एजुकेशन का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये आपको लिखना है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चैप्टर में हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो मिड डे मील हो, इन सब के बारे में आप एक बार ठीक से पढ़ लेना। MCQ के फॉर्म में भी आ सकते हैं और डिटेल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के लिए एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगी, वरना लंबा हो जाएगा आपका। पहले आप इतने टॉपिक्स आप तैयार कर लो, और इससे बाहर बड़े क्वेश्चंस में तो नहीं आता, बाकी MCQ की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो चैप्टर के बीच में से आता है, तो उसके लिए आपको चैप्टर डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।